हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम हिस्ट्री के अंदर अपने जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, भाषा और विषय वस्तु, महाभारत की भाषा विषय वस्तु, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा इस पर आपकी दृष्टि डालते हैं। जब हम ग्रंथ की भाषा की तरफ देखते हैं तो खास तौर से महाभारत ग्रंथ की तरफ, तो जो हम पाठ इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत में दिया हुआ है। लेकिन महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत जो है वो वेदों, प्रशस्तियों, उनकी संस्कृत से कहीं अधिक सरल भाषा देखने को हमें मिलती है। तो ऐसा संभव है कि ये ग्रंथ जो है उसको व्यापक स्तर पर उस समय समझा जाता होगा, आज भी समझते हैं। इस ग्रंथ की जो विषय वस्तु है दो शीर्षकों पर डिपेंड करती है, एक उसके आख्यान पर और दूसरा उसके उपदेशात्मक अंग पर। तो ये जो है ना, इसके अंतर्गत हम दो में रख देते हैं। जो आख्यान है वो कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक जो है उस भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण किया गया है। किंतु ये विभाजन पूरे तरीके से अपने में एकांकी नहीं है। अगर देखें तो उपदेशात्मक अंशों में भी कहीं ना कहीं हमें कहानियाँ मिलती हैं और बहुत सारे आख्यानों में समाज के लिए एक सबक भी दिखाई देता है। अधिकतर इतिहासकार जो है ना, इस बात पर एक सहमत है कि महाभारत की जो वस्तुतः जो महाभारत है उसके एक भाग में नाटकीय कथानक देखने को मिलता है, तो उपदेशात्मक जो अंश है वो उसके बाद में उसमें क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, उसके अंदर रख दिया गया। तो उपदेशात्मक शब्द जो है ना उसका अर्थ यही होता है कि निर्देश देना या शिक्षा देना। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये देखने को मिला। अगर हम आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में जब रख दिया गया, तो इस शब्द का जो अर्थ है, इतिहास का मतलब क्या है, ऐसा ही था। ओके, ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था, या इस बारे में हम निश्चित रूप से ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते। कुछ इतिहासकार तो यही कहते हैं कि स्वजनों के बीच हुए जो युद्ध है ना, उसकी स्मृति ही महाभारत का एक मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो लेखक और तिथियों को लेकर है। अब ये ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो खासतौर से इसे जिसने लिखा वो कोई और ही थे। संभवतः मूल कथा के जो रचयिता हैं वो भाट सारथी हुआ करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, सूत कहा जाता था। ये क्या करते थे, ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण कैसे होता था, मौखिक रूप से, मुंह के द्वारा होता था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखना शुरू कर दिया। यही वो काल था जब कुरु और पांचाल दोनों, उनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है ना, उन्हीं के चारों तरफ घूमती है। मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में ये लोग उभर रहे थे। तो ऐसा भी है, ये भी देखने को मिलता है। कुरु और पांचाल कौन थे, कुरु और पांचाल भाई थे। तो कुरु से कौरवों का कुल आगे चला और पांचालों से पांडवों का कुल आगे चला। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये क्या, वो ये कहता है कि क्या जो नए राजा थे वो अपने इतिहास को अधिक तरीके से दिखा पाए। तो हम जब इस बारे में विचार करते हैं और पता करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हर प्रकार से राजा जो है ना, नियमित रूप से कुछ लिखवाना चाहता था। ये भी संभव है कि जो नए राज्य थे उनकी स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नए मानदंड की स्थापना की गई। तो वही मानदंड हमें इस कहानी में देखने को मिलते हैं। कुछ चीज़ें तो जोड़ दी जाती हैं, 100% इतिहास के अंदर ऐसा होता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में जब हम ग्रंथ के रचना काल का एक चरण देखते हैं, तो ये वही समय था जब विष्णु देवता की आराधना धीरे धीरे प्रभावी होती जा रही थी, उनकी पूजा बढ़ने लगी थी, तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक थे, हीरो में से एक थे, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। तो कालांतर में लगभग
200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बहुत सारे उपदेशात्मक प्रकरण जो है ना महाभारत में बाद में जोड़ दिए गए, अंदर उसमें रख दिए गए। इन सब परिवर्धनों के कारण ये जो ग्रंथ है, जो अपने आप में 10,000 श्लोकों का था उस समय, है ना, आज बढ़कर लगभग कितने का हो गया है? 1,00,000 श्लोकों का हो गया है। और इसके रचयिता ऋषि व्यास माने जाते थे साहित्यिक परंपरा के हिसाब से। अगला पॉइंट है 6.3 सदृशता की खोज। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण मिलता है। 1951 से लेकर 52 में पुरातत्ववेत्ता बीवी लाल ने मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर नामक एक गांव में खुदाई का काम शुरू किया। क्या ये गांव महाकाव्य में जो वर्णन है जिस हस्तिनापुर नामक क्षेत्र का, ये वही क्षेत्र था? हालांकि नामों की समानता कभी कभी संयोग भी होती है, एक नाम के कई कई क्षेत्र आपको मिल जाएंगे, लेकिन गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में ऐसे पुराने स्थल का होना जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस तरफ इशारा करता है कि ये पूरा स्थल शायद वही कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है? महाभारत के अंदर देखने को मिलता है। बीबीलाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्तरों के साक्ष्य को लेकर यहीं से जो आपका एक उत्तर बनेगा, जब भी स्तरों के बारे में पूछा जाएगा तो आप इसमें उसका उत्तर दे सकते हैं, जिसमें दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा स्तर लगभग 12वीं से 7वीं ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कुछ अलग ही बात कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य देखने को मिलती हैं। जो सरकंडा होता है उसकी छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की तरफ इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी हुआ करती थीं, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? जो तीसरा स्तर है ना, लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इसमें क्या क्या मिला है? इसमें शोषक घट मिले हैं और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वलय कूप जो होते थे उनका इस्तेमाल किस काम के लिए होता था? कुओं और मल की निकासी वाले गड्ढों दोनों ही रूपों में किया जाता था। तो हमें ऐसी बहुत सारी चीजें इस दूसरे और तीसरे स्तर वाले पॉइंट्स पर हमें देखने को मिलती हैं। क्या ये नगर जो है ना, इसका जो चित्रण है महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में जोड़ दिया गया जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा ये मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान ही थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं कर सकते? एक और उदाहरण है, देखते हैं। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा जो है ना, द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। ये बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। बहुपति इट मीन्स जिसके ज्यादा पति हों। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो ये बात पता चलती है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है, बहुत तरीके से। ठीक है, एक द्रौपदी का विवाह करके ये पैराग्राफ दिया है। आप इस विवाह को द्रौपदी के विवाह वाले पैराग्राफ को आप होमवर्क में करेंगे, ये आपके होमवर्क के लिए है और ये पैराग्राफ ज़्यादातर पेपर में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सब लोग करेंगे। पांचाल नरेश द्रुपद के बारे में बताया गया है कि उन्होंने एक स्वयंवर का आयोजन किया था, उसके पूरी कहानी यहाँ पर दी हुई है। तो वर्तमान जो इतिहासकार है उनका यही सुझाव है कि लेखकों के द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की तरफ इशारा करता है कि संभवतः यह प्रथा जो है शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद रही होगी, किंतु साथ ही साथ इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि समय के साथ साथ बहुपति प्रथा जो थी वो उन ब्राह्मणों में खत्म हो गई होगी, अमान्य हो गई होगी, जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया।
कुछ इतिहासकार इस तरफ भी इशारा करते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। ये भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति जो प्रथा थी, उसको अपनाया गया था। तो दूसरे शब्दों में कहें, संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया या बनाया गया। कुछ स्रोत इस तथ्य की तरफ इशारा करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? तो हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम किसी साहित्य का सृजन करते हैं, तो उसकी अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं, जो हमेशा से समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती हैं। 7वां पॉइंट है हमारा, एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का ये जो विकास है ना, संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न-भिन्न भाषाओं में लिखे गए, उस संवाद को दर्शाते थे, जो उनके लेखकों, लोगों, समुदायों के बीच कायम हुए। बहुत सारी कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गईं। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य जो कथा थी, उसमें अनेक पुनर्व्याख्याएँ की गई हैं। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी बहुत सारी विषय वस्तु प्रदान की है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके द्वारा जो है ना, इस पूरे महाकाव्य को बहुत ही सृजनात्मक तरीके से सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। महाभारत का जो प्रसंग है, वो एक अलग ही प्रकार का प्रसंग है। तो उसे भी किसी न किसी तरीके से उन्होंने यहाँ लिखकर और यहाँ उसके बारे में बताने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, तो नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस का आप सही तरीके से ध्यान देंगे, उनका वर्णन करेंगे, लिखेंगे उन्हें, समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज तक के लिए फिर बस इतना ही। ठीक है, आप लोग सही तरीके से बने रहिए, काम अपना करते रहिए। और स्टूडेंट्स, ओके, टिल देन, बाय बाय।